ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी डिफाइंड है मगर b इंटू ए डिफाइंड नहीं है, रोज ऑफ b, तभी ये a मल्टीप्लीकेशन b जो है ये वैलिड हो पाएगा। a इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड हो। m बाय n एंड n बाय m। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सीन क्या होता है, इन दोनों को पहले करके इससे करूं, इन दोनों को पहले करके इससे करूं, या फिर इनको पहले कर लो इनको पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये अपन देखेंगे अभी। ठीक है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। कुछ लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते ही क्यों है ना। कोई भी चीज इसलिए की जाती है क्योंकि वो यूजफुल होती है ना। हर यूजफुल चीज मैथ्स में की जाती है ना। कोई कितनी भी अच्छी हो दिखने में, अगर यूजफुल नहीं है मैथ्स की किताब में आ नहीं सकती वो। मैथ्स की किताबों में वही चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कोई ना कोई करता हो, साइंस करती हो या फिर प्रैक्टिकली कहीं पे इस्तेमाल हो रहा हो। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, आपको प्रोग्रामिंग में देखने को मिल जाते हैं काफी तो आगे, है ना। लीनियर इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। सो एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। तो सबसे पहले तो कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल होता है कि ये वाले जो मैट्रिक्स है ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और बी की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी ये ए मल्टीप्लीकेशन बी जो है ये वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ए का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाय n है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n बाय p है, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा, है ना। ये बात अपने को पता है ना। मतलब देखो ऐसे देख लो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो अगर बराबर हैं तो ए इंटू बी डिफाइंड है ना। ए इंटू बी विल बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड, ये डिफाइंड ही तभी होगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, एक और बात हमें समझनी है कि ये जो a इंटू बी है, इसमें ये जो a और ये जो b है इनके नाम होते हैं। a को बोलते हैं प्री फैक्टर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं प्री फैक्टर मैट्रिक्स, ये प्री फैक्टर मैट्रिक्स है। और जो b है इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, जो बाद में मल्टीप्लाई होती है वो पोस्ट फैक्टर है और जो पहले मल्टीप्लाई होती है वो प्री फैक्टर है। ठीक है, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए अगर प्री फैक्टर है बी पोस्ट फैक्टर है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं है कि बराबर आए, किसी स्पेशल केस में बराबर आ सकते हैं मगर हर केस में बराबर आए ये बात जरूरी नहीं है। तो इन जनरल ये अपने को पता होना चाहिए, इन जनरल, इन जनरल ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होते, है ना। एक और बात यहां पे अपने को समझनी है कि a इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड हो। ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी डिफाइंड है मगर b इंटू ए डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखो a इंटू बी डिफाइंड है, अगर आप b इंटू ए करोगे तो b इंटू ए करोगे तो b का ऑर्डर तो n बाय p है और a का ऑर्डर m बाय n है। आप देखो ये दोनों तो मैच हो नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b और नंबर ऑफ रो ऑफ a बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो a इंटू बी डिफाइंड है तो b इंटू ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड। ठीक है ना, तो ये बात भी लिख देता हूं कि इफ a इंटू बी इज डिफाइंड, if a into b is defined then
B into A may or may not be defined. B into A may or may not be defined. B into A जो है वो डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझनी है कि अगर A इंटू बी भी डिफाइंड है और B इंटू ए भी डिफाइंड है, तो ऐसा कब हो सकता है देखते हैं जरा। ए का ऑर्डर जो है, ए का ऑर्डर ले लिया मैंने m इंटू एन, ठीक है, और बी का जो ऑर्डर है, बी का ऑर्डर ले लिया मैंने n इंटू पी, ठीक है, n इंटू पी। तो a इंटू बी, a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, m बाय एन, n बाय पी, है ना। तो ये दोनों सेम हो गए, तो a इंटू बी का ऑर्डर हो गया आपका m बाय पी, ठीक है। a इंटू बी डिफाइंड है, ऑर्डर भी पता चल गया अपने को m बाय पी। b इंटू ए की बात करें अगर, तो b का जो ऑर्डर है, b का ऑर्डर कितना है n बाय पी, और ये है आपका m बाय एन, ठीक है। तो यहां पे ये कहा कि अगर a इंटू बी भी डिफाइंड है और b इंटू ए भी डिफाइंड है, तो p और m को बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, p और m को बराबर। तो p और m बराबर हैं तभी जाके b इंटू ए डिफाइंड होगी। तो p को m होना पड़ेगा, p को क्या होना पड़ेगा, p को होना पड़ेगा m, अब जाकर के डिफाइन होगा b इंटू ए। तो कहने का मतलब a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइंड तभी होंगे जब a का ऑर्डर ऐसा हो, ए का ऑर्डर कैसा हो, ए का ऑर्डर कैसा हो, ऐसा m बाय n, और b का ऑर्डर ऐसा हो n बाय m, ऐसे करके इनको उल्टा कर दो आप, तभी दोनों प्रोडक्ट a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइंड होंगे। ये बात भी अपने को समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो ये बात भी लिख देता हूं, है ना, ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए कि a इंटू बी एंड b इंटू ए will be defined if order of a and b are m by n and n by m, इस फॉर्मेट के ऑर्डर हैं तो, ठीक है। और ये बात भी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर a का ऑर्डर m बाय n है, b का ऑर्डर n बाय p है, अगर ऐसा है तो a इंटू बी का जो ऑर्डर है, a इंटू बी का ऑर्डर अगर निकालना है तो आप ऐसा लिख लो m बाय n a का ऑर्डर है, b का ऑर्डर n बाय p है, तो ये जो n है इसको आप बीच में से हटा दो, m बाय p हो जाएगा, m बाय p हो जाएगा a इंटू बी का ऑर्डर, है ना। a इंटू बी का ऑर्डर निकालना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि यार मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कब होता है, मल्टीप्लीकेशन निकलता कैसे है, ये बात अपन ने नहीं करी अभी तक। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो भी बात कर लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया कि एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी की नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दी, मान लो मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो इस मैट्रिक्स में अपने दो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसमें 3 कॉलम है, तो अगली वाली मैट्रिक्स में 3 रो होनी चाहिए, है ना, 3 रो होनी चाहिए। तो 3 रो बना देते हैं, C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3। तो इसका जो ऑर्डर है ये 2/3 है, इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/3, है ना। तो यहाँ पे जो फाइनल मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर होने वाला है आपका 2/3, है ना, ये अपने को पता चल गया, है ना। 2/3, 2 उसकी रो होंगी, 3 उसके कॉलम होंगे। और जो मल्टीप्लीकेशन हमें करना है यहाँ पे, ये रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, है ना। डिटर्मिनेंट में तो मल्टीप्लिकेशन हम करते थे
उसमें रो रो मल्टीप्लिकेशन करना भी अलाउड था, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम कॉलम मल्टीप्लिकेशन, हर टाइप का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता था। मगर मैट्रिक्स में रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइंड होता है। तो भाई अगर डिफाइन ही रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो हम भी तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ठीक है। तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये वाली जो रो है, ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो ये वाली रो जब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका A1C1 प्लस A2D1 प्लस A3E1 प्लस A3E1, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर ये वाली जो रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी B1C1, ठीक है जी, B1C1 B2D1 है ना, प्लस B2D1 प्लस B3E1, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो रो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो जो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और हमारी जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, इसको नीचे उतार लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। सो एक बार पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दूं आपको, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1C2 है ना, देख लो भाई, है ना, प्लस A2D2 प्लस A3E2, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे B1C2 B2D2 B3E2, और अब ये वाली रो इस कॉलम से और ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं A1C3 प्लस A2D3 प्लस A3E3, ठीक है, B1C3 प्लस B2D3 प्लस B3E3, ठीक है जी। कोई डाउट है क्या किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, ये वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके, ये वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके, देखो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, फिर मैंने देखो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाए हैं मैंने, है ना, कॉलम बनाए हैं। और आप देख लो 2/3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, ये देख लो 2/3 की मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर है एकदम, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपने को समझ आ चुका था, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब करते हैं पता चल गया, कैसे करते हैं पता चल गया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या ऑर्डर होगा वो भी पता चल गया, ठीक है जी। अगर मान लो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स है B और तीसरी मैट्रिक्स है C। मेरे को मैट्रिक्स A, B और C को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर है मान लो m/n, तो ये बात क्लियर है, बी का ऑर्डर जो है n/p होना चाहिए, ये वैल्यू मैच करनी चाहिए, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर p/q होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर n/p है, c का ऑर्डर p/q है, तो a इंटू बी इंटू सी का जो ऑर्डर होगा, तो अगर आप ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इंटू सी का देखोगे तो वो ऑर्डर कितना आएगा, देखो ये वाला n को गायब करो यहाँ से, ये वाले p को गायब करो आप यहाँ से, तो m/q ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी, m/q ऑर्डर की फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो कितना ही लंबा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, और ये भी पता चलना चाहिए कि इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है भाई ये बात भी, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि ये जो मैंने लिखा है ना a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी इंटू सी में अगर मैं पहले b और c को मल्टीप्लाई करूं फिर a को करना चाहिए, या पहले a और b को मल्टीप्लाई करके c से करना चाहिए, या कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सीन क्या होता है, इन दोनों को पहले करके इससे करूं, इन दोनों को पहले करके इससे करूं, या फिर इनको पहले कर लो इनको पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है उसकी कि एसोसिएटिव होता है।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। अगर मान लो आप एक मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो बी प्लस सी के साथ, है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, ये जो मल्टीप्लाई का निशान है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। देख लो, चाहे आप बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। मैट्रिक्स मल्टी, अरे समझ में आ रही है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और माइनस के निशान के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। और एसोसिएटिव तो होता ही है। ये बड़ी दो खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, लिख भी देता हूं इसको, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव, है ना। दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस और माइनस साइन, है ना, प्लस और माइनस साइन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। और भी कुछ बातें कर लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए से या आप प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से, है ना। अगर ए मेरी ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने लायक हो, ठीक है ना, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो या प्री मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका ए ही आता है, आंसर आपका ए ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, आंसर हमेशा ए आता है। और अगर आप ए को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो या नल मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से, आंसर नल मैट्रिक्स ही आता है ना। नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स खूबसूरत मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसको नल मैट्रिक्स के साथ, भाई नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो सबको जीरो 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 बना ही देगी, ये बात तो फील हो ही रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला सीन देखो आप, इसका प्रूफ क्या है भाई, अगर मैट्रिक्स ए ले लो आप कोई भी, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने ए ले ली, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली मैंने ये वाली, 3 ऑर्डर की ले ली मैंने, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो, ठीक है। तो अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है मुझको आए लेनी ही 3/3 की पड़ेगी, है ना, 3/3 की लेनी पड़ेगी मेरे को। तो फाइनल जो मैट्रिक्स है वो 2/3 की आनी चाहिए, फाइनल मैट्रिक्स 2/3 की आनी चाहिए। और ये भी 2/3 की थी, फाइनल भी 2/3 की आनी चाहिए। अच्छा, कहीं यही तो नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं। देख लो आप, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ए आ गया, है ना, यहाँ पे ए आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डी आ गया, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और बी यहीं से आएगा, सीन बी आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी और एफ भी आ गए। यहाँ पे बात नोट करनी है, लोगों को ऐसा कई बार लगता है कि ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए तभी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके ए आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए कुछ भी हो सकती है, ए किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई होने लायक वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए। मल्टीप्लाई होने लायक वाली का क्या मतलब है भाई, इसमें 2/3 की है तो आइडेंटिटी को 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो फिर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ गई है वापस, ठीक है। चलो ये बातें भी अपने को समझ में आ गई, ठीक है। कुछ और बातें भी अपने को समझनी है, वेरी सिंपल वेरी बेसिक। देखो मुझे बताओ कि अगर ए एक नॉन नल मैट्रिक्स है और बी भी एक नॉन नल मैट्रिक्स है, देन ए इंटू बी एक नॉन नल मैट्रिक्स होगी या फिर नल मैट्रिक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। ए इंटू बी मे बी अ नल मैट्रिक्स, मे बी अ नल मैट्रिक्स और अ नॉन नल मैट्रिक्स।
मे बी अ नल मैट्रिक्स और अ नॉन नल और अ नॉन नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है बताइए कि अगर एक प्रोडक्ट A इंटू बी अपने को नल मैट्रिक्स मिल जाता है, एक प्रोडक्ट A इंटू बी अपने को नल मैट्रिक्स मिल जाता है, तो क्या कंक्लूजन निकालें अपन? या तो ये बोलेंगे A नल रहा होगा और B नॉन नल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि A मेरा नॉन नल रहा हो और B क्या रहा हो, नल मैट्रिक्स रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि A भी नॉन नल रहा हो और B भी नॉन नल रहा हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि A भी नल रहा हो और B भी नल रहा हो। चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता। रियल नंबर्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती बीच में, है ना। जब x इंटू वाई जीरो हो तो x नोट जीरो वाई नोट इक्वल टू जीरो नहीं होता। x जीरो वाई जीरो हो सकता है, x नोट जीरो वाई जीरो हो सकता है, x जीरो वाई नोट जीरो हो सकता है। ठीक है। मगर मैट्रिक्स के केस में ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी हो रही होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। दो ऐसी मैट्रिक्स ले सकते हो आप, दो ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें भी मिलेंगी। देखना कि भाई जो जीरो नहीं है, नल नहीं है, मगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नल आ जाता है आंसर। ठीक है। तो ये सारी बातें अपने को समझ आनी चाहिए। ठीक है। एक बार मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कहानी को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। लिख लो, आपको जो भी आपको लगता है नोट करने वाली चीजें हैं आप लिखें इनको। तो ये तो देख लिया अपन ने कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होती, है ना। ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होती, मगर किसी स्पेशल केस में अगर बराबर हो जाए, अगर ए बी और बी ए मान लो बराबर हो जाते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं, देन वी विल से मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। हम इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, कम्यूट ईच अदर। तो कोई बोल दे कि यार मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं, तो आप समझ जाना ए बी और बी ए बराबर हैं। और एक और शब्दावली है, अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर मिल जाता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई। मैट्रिक्स में थ्योरी बहुत अच्छे से आती है और मॉड्यूल कर लिया, तो मुझे नहीं लगता फाइनल में आपका क्वेश्चन रुकेगा। देन वी विल से मैट्रिक्स ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, एंटी कम्यूट ईच अदर। ठीक है। ए और बी जो है एंटी कम्यूट कर रही हैं अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है। ठीक है। चलो, ये बात तो अपने को पता लग गई। एक और चीज हमें समझनी है, अगर मान लो कोई बोलता है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो क्या हम ये कंक्लूजन निकालें यहां से कि बी और सी बराबर रही होंगी? क्या ऐसा कंक्लूजन निकालना चाहिए क्या कि बी इक्वल टू सी है? ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बी और सी बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, है ना। देन बी और सी बराबर भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन ही निकालना है कि बी और सी बराबर हैं। ठीक है। यस। यहां से अब देखो कुछ और चीजें अपन कंक्लूड कर रहे हैं। मैं एक और बात बोल रहा हूं, आप मुझे बताना जरा। मैं कह रहा हूं कि ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से सुनना। ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से सुनना बात को। ए नल मैट्रिक्स नहीं है और अब कह रहा हूं कि ए बी और ए सी बराबर हैं। अब बताओ क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बी और सी बराबर होंगी? ए नल मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, ऐसा बोल दिया आपको, और ए बी और ए सी बराबर हैं। अब कोई बोले कि ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं बी और सी बराबर हैं, क्या क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? ये कंक्लूजन निकालना ठीक है? ठीक है कंक्लूजन निकालना? क्या लगता है आपको? है नहीं है ठीक, ये भी ठीक नहीं है। ऐसी बात भी बिल्कुल गलत है,
क्योंकि ए नल नहीं है, मगर ए ने बी के साथ ऐसी सेटिंग कर ली कि इसको नल बना दिया, और सी के साथ ऐसी सेटिंग कर ली इसको नल बना दिया, तो क्या कर लोगे आप? और बी और सी डिफरेंट है। और नल नहीं भी बनाया, कोई और मैट्रिक्स ऐसी बना दी जो बराबर आ रही है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। नहीं कहा जा सकता कि बी और सी बराबर हैं क्या, बी और सी बराबर हैं क्या, ये बात यहां से भी नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं एक और बार इसका डिस्कशन करूंगा, मैट्रिक्स का जब इनवर्स तुमको पढ़ा दूंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या वो कंडीशन होगी जब ये इक्वेशन ट्रू हो और बी और सी बराबर आ जाएं, है ना। डिस्कशन करेंगे अपन उसका। ठीक है, अभी ये समझें आप कि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना बी सी के बराबर करने वाली। बी सी के बराबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एक और बात अपने को यहाँ पे सीखनी है कि अगर कोई बोलता है कि बी और सी बराबर है ना, जैसे नहीं करते अपन रियल नंबर्स में करते हैं, रियल नंबर्स की या रियल वेरिएबल्स की इक्वेशन में करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या मैट्रिक्स में कर सकते हैं ऐसा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, ऐसा कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर यहां पे ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लाई में प्री मल्टीप्लाई करें कि पोस्ट मल्टीप्लाई करें। तो मैट्रिक्स में ऐसी बात की जाती है कि प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a। कभी भी अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों तरफ किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, ऐसा लिख दे कोई, बोथ साइड्स बाय ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, कोई ऐसा लिख दे, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, तो वहां पे आप ए को बाद में लिखोगे, आप लिखोगे बी ए इक्वल टू सी ए, ऐसा लिखोगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन बातों का ध्यान रखना है कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उतार लो इसको भी जल्दी से। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, की दो मैट्रिक्स इक्वल कब बोली जाए। सिंपल सी बात है, मगर बात तो है ही, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। बहुत ही सिंपल बात है भाई। दो मैट्रिक्स को बराबर तब बोला जाएगा, एक तो जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा उनका हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो एक मैट्रिक्स ए है ना, जो बनी है ए आई जे एलिमेंट्स का प्रयोग करके, है ना, और एक मैट्रिक्स है बी जो बनी है बी आई जे एलिमेंट्स का प्रयोग करके। तो ध्यान से सुन लो, ए विल बी इक्वल टू बी ओनली इफ दो बातें हो रही हों। पहली बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सबसे पहले तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, और ऑर्डर बराबर हो गया है, ऑर्डर बराबर अगर हो गया है, उसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ए आई जे और बी आई जे बराबर होने चाहिए फॉर एवरी आई कोमा जे, हर आई कोमा जे के लिए। ठीक है ना, जो भी आई कोमा जे संभव हैं उनके लिए हर ए आई जे हर बी आई जे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो इसका ऑर्डर अगर m बाय n है, तो इसका ऑर्डर भी m बाय n ही होना चाहिए, है ना, और हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशंस हैं जो दोनों मैट्रिसेस को बराबर करती हैं। ठीक है ना। और सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, एक मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखी है ना, A11, A12, A13, B21, B22, B23, है ना, और एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे B
मैट्रिक्स बी लिख दी, मान लो 5 0 x y 5 w, है ना। एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। कोई अगर बोले कि ए और बी बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, तो आप ये समझ लेना कि A11 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है, A12 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, A13 की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, B21 की वैल्यू जो है वो y के बराबर है, B22 की वैल्यू है वो 5 के बराबर है, B23 की वैल्यू जो है w के बराबर है। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे तभी ए और बी को हम बराबर बोल पाएंगे। ऑर्डर तो इन दोनों का सेम था ही। ठीक है, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी अपने को समझ आनी चाहिए, नोट कर लो। मैंने आपको ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था ना, इसमें आपको मैंने ये नहीं बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिशन में तो आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में आपको बताया था सब्ट्रैक्टिव इनवर्स नाम की चीज कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे ना, जब लास्ट में अपन पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। वैसे यहाँ पे छोटी सी बात बता दूं आपको कि देखो, है ना, यहाँ पे जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है ना, और वो ए के ही बराबर होता है, तो यहां से आप ये महसूस कर सकते हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है। कैसे करती है? ये ए को आइडेंटिकल रख पा रही है मल्टीप्लाई होकर के। समझ में आ रही बात आपको? अब देखो ए जो है, इसको जब आई से मल्टीप्लाई किया, अब पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई जो भी किया, ए ही रही है ना, इसी वजह से इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स बी को ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा अगर आप उसको आइडेंटिटी के बराबर रख पा रहे हो तो, है ना। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन आई है वो यहीं से आई है। एडिटिव इनवर्स में क्या था? ए और बी में बी को ए का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे अगर इन दोनों का जोड़ एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ रहा हो तो, है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही, बहुत डिटेल में समझ के देखा जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है ये, है ना, आइडेंटिटी। और नल मैट्रिक्स हमारी क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिशन करके एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए उसको एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हुए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स डिफाइन किए जाते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, पहली बात तो ये डिफाइंड तभी होता है जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और तभी डिफाइंड होता है जब ए बी और बी ए दोनों आई के बराबर आ जाए, है ना। डिटेल में अपन इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो एक आइडिया दे दिया, डिटेल में सीखेंगे इसको, है ना। यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड होता है
क्यों होता है वो डिटेल में अपन कहा मैंने कि हम डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो बस एक मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड एक बात थी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, नोट कर लो इसको जल्दी से।